करेंगे। हम पाकिस्तान का किस्मत तब्दील करेंगे। आज ये पाकिस्तान और अवाम एक थे, एक हैं और एक रहेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम जी फॉर खरीदा। और अब इलेक्शन के बाद काफी दिन गुजरने के बावजूद भी हुकूमत साजी का जो अमल है वो फिलहाल मुकम्मल नहीं हो सका है। नून लीग, पीपल्स पार्टी दोनों की कमेटियां मुसलसल काम कर रही हैं। पाकिस्तान तहरीके इंसाफ भी अपना काम कर रही है और धांधली के हवाले से काम कर रही है। धांधली के हवाले से बयानियां बनाने का काम कर रही है। किसका काम ज्यादा तेज है? नून लीग और पीपल्स पार्टी का काम हुकूमत साजी का ज्यादा तेज है या पाकिस्तान तहरीके इंसाफ जो कि धांधली का बयानिया बनाने में मसरूफ है उसका काम ज्यादा तेज रफ्तारी से जारी है? अभी कल एक वीडियो जो है वो बनवा ली गई पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की तरफ से, जिसमें दावा किया गया कि लाहौर में एक लक्ष्मी चौक के करीब एक नून लीग का मुबैना तौर पे प्रिंटिंग प्रेस है, जहां पे एनए 15 मासेरा जहां से नवाज शरीफ लड़े, वहां के जाली बैलेट पेपर्स छापे जा रहे हैं। ये वीडियो जाली साबित हुई और मुस्लिम लीग नून ने इसके हवाले से रिबटल भी दिया और हकीकत भी खुल के सामने आ गई। लेकिन बहरहाल पाकिस्तान तहरीके इंसाफ एक झूठा ही सही लेकिन बयानिया बनाने में बड़ी तेजी से आगे दौड़ रही है और मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी मिल के भी उसको पकड़ने में कामयाब नहीं हो पा रहे। साथ ही साथ आज सुप्रीम कोर्ट में दरखास्त टेकअप होनी थी इलेक्शन के नल एंड वॉइड करार दिए जाने के हवाले से, जहां पे जो दरखास्त गुजार हैं वो ही सुप्रीम कोर्ट से भाग गए, सुप्रीम कोर्ट नहीं आए, जिसपे चीफ जस्टिस साहब बड़े बड़े बरहम हुए और उन्होंने कहा कि क्या सुप्रीम कोर्ट का मजाक बना रखा है और हम ऐसा नहीं होने देंगे कि इलेक्शन के इल्तवा नहीं, इलेक्शन के नल एंड वॉइड करार देने की दरखास्त दायर की जाए और फिर दरखास्त गुजार ही भाग जाए। अब ये परसों तक के लिए समाअत जो है मुलतवी हो गई है सुप्रीम कोर्ट में, वहां से क्या फैसला आता है और परसों जब टेकअप होगा इलेक्शन का मामला कि उसको नल एंड वॉइड करार दिया जाए कि नहीं, क्या तब तक मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी हुकूमत साजी में कामयाब हो सकेंगे? ये एक बहुत अहम सवाल है। पूरी कौम की नजरें इस वक्त तमाम सियासी जमातों पर टिकी हुई हैं कि कौन हुकूमत बनाता है। पाकिस्तान तहरीके इंसाफ कंफ्यूजन का शिकार है, कभी कहती है कि हम अपोजिशन में बैठेंगे, कभी कहती है कि हम हुकूमत बनाएंगे। इसी तरह से नून लीग और पीपल्स पार्टी भी, खासतौर पे नून लीग, कंफ्यूजन का शिकार है। तो ये हुकूमत साजी का ऊंट किस करवट बैठेगा, क्योंकि जैसे जैसे दिन गुजर रहे हैं बेयकीनी में और सियासी और मुआशी अदम इस्तेहकाम में इजाफा होने के खदशात हैं। मुस्लिम लीग नून से ही सवाल करते हैं कि नून लीग आखिर किस फैसले पे हतमी तौर पे पहुंची है। मेरे साथ मौजूद है मुस्लिम लीग नून के सीनियर मरकजी सरकर्दा रहनुमा सेंटर आसिफ किरमानी साहब। अस्सलाम वालेकुम सेंटर किरमानी साहब। वालेकुम सलाम, शुक्रिया जी। बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए वक्त निकालने पे। कहां तक पहुंचा है सर आपका हुकूमत साजी का मामला? कब तक कमेटियां कमेटियां खेलते रहेंगे? पूरा मुल्क आपका मुंतजिर है, पूरी कौम आपके मुंतजिर है। एक अजीब इंतशार की, एक बेयकीनी की, अदम इस्तेहकाम की फिजा डेवलप हो रही है। सर कब तक हुकूमत बना लेंगे आप लोग? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया गरीदा बीबी। देखिए, ये पाकिस्तान की तारीख के अजीब इलेक्शन है कि जिसमें किसी के पास सिंपल मेजॉरिटी तो क्या वाज़ह मैंडेट तक नहीं है। और इस सूरत हाल में मुझे बड़े दुख से कई चीज़ें बयान करना पड़ती हैं, लेकिन मेरी मजबूरी है, मैं क्या करूं कि मैं खामोश नहीं रहता। देखिए, पंजाब हो, सिंध हो, बलूचिस्तान हो, केपीके हो, वहां तो तमाम लोग हुकूमत के लिए रजामंद और बड़ी खुशी खुशी हुकूमत बना रहे हैं, लेकिन विफाक में कोई इस काम में हाथ डालने को तैयार नहीं है। तो मैं ये समझता हूं कि चूंकि ये एक स्प्लिट मैंडेट आया है, ये रिवर्स नहीं हो सकता। हो सकता है कुछ सीटों के ऊपर कोई जो पिटिशंस हों, वो कल को उसका क्या रिजल्ट आता है आई डोंट नो, लेकिन इस वक्त पाकिस्तान एक बंद गली में खड़ा हो गया आगे। और आगे अब ये देखिए कि सबसे ज्यादा जो चीज मुझे खदशा है कि ये जो आगे आईएमएफ का एक प्रोग्राम आ रहा है, कल को वो कहेंगे कि भाई आपका तो खुद हाउस इन ऑर्डर नहीं है। ये किस किस्म का मुल्क है कि जहां चले एक स्प्लिट मैंडेट आ गया। अब हमें चाहिए था कि अपने अपने जो पर्सनल इंटरेस्ट हैं उनको नीचे रखें, पाकिस्तान को हमेशा आगे रखना चाहिए और अब भी रखें।
और तमाम सियासी क़यादतें मिल बैठकर कोई ना कोई इस बंद गली से निकलने का काबिल अमल रास्ता निकालें। अदरवाइज मैं आपको एक अर्ज कर दूं कि अगर खुदा ना खास्ता, क्योंकि देखें ना इस वक्त तो ये हालात हैं कि इलेक्शन के बाद होना तो ये चाहिए था कि मोर क्लैरिटी आती, लेकिन इलेक्शन से कंफ्यूजन आया है और अवाम का, जमहूरियत का और हुकूमत साजी का ये हाल है कि वो कहते हैं ना कि आसमान से गिरा खजूर में अटका। तो मैं ये समझता हूँ कि इस साहब आप दुरुस्त वक्त फरमा रहे हैं, किरमानी साहब आप दुरुस्त फरमा रहे हैं, लेकिन ये सवाल तो सियासतदानों को अवाम से नहीं करना ना, ये तो अवाम का सवाल है कि ये कंफ्यूजन क्यों अभी तक बरकरार है, खासतौर पे नून लीग के अंदर कंफ्यूजन। जब 9 फरवरी को आप लोग क्लेम कर लेते हैं, 9 या 10 फरवरी को आप लोग क्लेम करते हैं जी हम सिंगल लार्जेस्ट पार्टी हैं पार्लियामेंट के अंदर, हम हुकूमत बनाएंगे। फिर उसके चंद दिन के बाद आप कहते हैं जी नवाज शरीफ वजीर आजम नहीं होंगे, शहबाज शरीफ हमारे उम्मीदवार है वजीर आजम के। फिर आप लोग एक यू टर्न लेते हैं, फिर आप कहते हैं जी क्लियर मैंडेट मिलना चाहिए था, स्प्लिट मैंडेट नहीं मिलना चाहिए था। फिर एक और आप लोग यू टर्न लेते हैं और कहते हैं जी हम ऑपोजिशन में बैठ जाएंगे, हम सिर्फ पंजाब में हुकूमत। सो ये कंफ्यूजन नून लीग के अंदर भी तो मौजूद है ना, आपकी कंफ्यूजन की वजह से ही ये ट्रांसलेट हो रहा है अवाम के अंदर। देखिए ये जो कंफ्यूजन हुआ है ये पहले क्यों नहीं हुआ, जैसे भी इलेक्शन हुए, जिस तरह के भी मुल्क में इलेक्शन होते आए हैं, चूंकि एक स्प्लिट मैंडेट आया है और उस स्प्लिट मैंडेट में देखिए सिर्फ नून लीग ही नहीं, कोई भी सियासी जमात जो सी इस वक्त या आजाद जो बैक्ड बाय सर्टेन ग्रुप और पार्टी, वो भी इस काबिल नहीं है। वो भी यही बातें करते हैं, सुबह कर लेंगे शाम को कर लेंगे और अपनी पोजीशन चेंज करते हैं, क्योंकि इतना कंफ्यूजन हो गया है इससे। और मियां साहब ने जो नवाज शरीफ साहब ने बात की थी, उन्होंने ये कहा था कि जाहिर है जमाती तौर पर एज अ पार्टी पीएमएलएन की सीट सबसे ज्यादा है, उसका हक है हुकूमत बनाने का, लेकिन वो तने तनहा हुकूमत नहीं बना सकती। अब यहाँ मसला ये आ जाता है, कुछ लोग कहते हैं जी कि हम आपको सपोर्ट कर देंगे, हिस्सा नहीं बनेंगे। अच्छा, कुछ लोग कुछ बातें करते हैं, तो मैं ये समझता हूँ कि इसमें सिर्फ पीएमएलएन ही अकेली को मुरूद इल्जाम नहीं ठहराना चाहिए। आज भी पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन की नशिस्त होगी या हो रही है, तो मैं उम्मीद करता हूं कि कोई ना कोई रास्ता निकलेगा और इसी स्प्लिट मैंडेट में से आपको रास्ता निकालना होगा। अगर इफ देयर इज अ वे, लेकिन किरमानी साहब अगर वो सियासी जमातें हैं जिनको अवाम ने मैंडेट दिया है, चले स्प्लिट दिया है या कोalition का दिया है, अगर वो भी सिर्फ उम्मीद करती हैं, तो फिर अवाम के लिए उम्मीद तो आप बिल्कुल खत्म समझे ना। तो ये फरमाइए कि आपको क्या नजर आता है कि कम से कम इस हफ्ते में हुकूमत साजी मुकम्मल हो जाएगी, नंबर 1। नंबर 2, बल्कि आप मुझे इस सवाल का जवाब पहले दे दीजिए, बाकी सवाल का हिस्सा बाद में, कि क्या आपको लगता है कि इसी हफ्ते के अंदर हुकूमत साजी की तकमील हो जाएगी? मुझे बहुत उम्मीद है उसके लिए, लेकिन एक कंडीशन है, एक प्री कंडीशन है। वो प्री कंडीशन ये है कि जितने भी लोग इसको हुकूमत साजी में शामिल होना चाहते हैं, एक तो वो नेक नीति के साथ इसमें शामिल हों, और दूसरा ये कि अपने जाती जो मफादात या एजेंडास हैं उनको पसे पुश डालें। 1 पॉइंट एजेंडा होना चाहिए कि पाकिस्तान 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 एंड हाउ टू गेट पाकिस्तान आउट ऑफ दिस मेस। अगर ये अप्रोच नहीं अपनाई जाएगी तो फिर मुझे यहाँ जमहूरियत का भी मुस्तकबिल को इतना ताबनाक नजर नहीं आ रहा, लेकिन मैं उम्मीद जरूर करता हूँ कि सैनिटी विल प्रिवेल, और जो ये क़यादतों का इम्तिहान है, और मेरी दुआ भी है और उम्मीद है कि वो इस इम्तिहान में पास हों, क्योंकि अगर क़यादत मुस्लिम लीग नून ने कम से कम, मुस्लिम लीग नून का, किरमानी साहब आखिरी सवाल है आपसे, मुस्लिम लीग नून का कम से कम फैसला ये हतमी है कि शहबाज शरीफ ही वज़ीर आज़म के उम्मीदवार होंगे, फिर नवाज शरीफ क्या करेंगे? मैं आपका इस सवाल का क्विकली जवाब दे देता हूँ। इस वक्त आपकी और मेरी बात हो रही है, इस वक्त तक जो मुस्लिम लीग नून की तरफ से वज़ीर आज़म है नामजद वो शहबाज शरीफ साहब ही हैं, और पंजाब की वज़ारत आला के लिए मरियम नवाज शरीफ साहिबा ही वज़ीर आला है इस वक्त तक। हाँ, तो फिर नवाज शरीफ क्या करेंगे, क्योंकि आपका अपना कारकुन भी खासतौर पे मियां आपकी साहब बड़ी मायूस हुई। मियां साहब ने हमेशा जो मखलूत हुकूमतें थीं उनके बारे में उनकी एक राय होती थी, जिसका उन्होंने इजहार इलेक्शन वाले दिन भी किया। जब किसी साफी ने सवाल किया तो उन्होंने कहा ना बाबा ऐसी बात ना करो, किसी जमात को भी मैंडेट मिले लेकिन वो क्लियर मैंडेट होना चाहिए। तो नवाज शरीफ साहब को वो एक तो कंफर्टेबल नहीं फील करते मखलूत हुकूमतों में, क्योंकि खींचातानी होती है ना, अब कई दफा ऐसी डिमांड्स आ जाती हैं पूरी नहीं कर पाते और आप डिफोकस हो जाते हैं। मियां साहब ने जब भी हुकूमत की है वाज़ेह अक्सरियत से की है। हाँ, तो किरमानी साहब आप माशाल्लाह, आपका नवाज शरीफ साहब से एक बड़ा गहरा ताल्लुक रहा है, बड़ा पुराना ताल्लुक रहा है।
आप उनके दस्ते रास्त भी रहे हैं, अभी भी हैं। सो ये फरमाएं कि क्या आपके नजदीक ये नवाज शरीफ का आखिरी इलेक्शन था? क्योंकि हर पॉलिटिशियन की एक एज भी होती है ना, खासतौर पे अगर वो वज़ारत उज़्मा का भी उम्मीदवार है। क्या इसके बाद नवाज शरीफ नहीं, कभी आपको वजीर आजम बनते नजर आते हैं? देखिए मैं आपको एक बात बड़ी क्लैरिटी से बता दूं कि लीडर जो है मुस्लिम लीग का वो एक ही है जिसका नाम नवाज शरीफ है, और जो वोट भी पड़ता है वो नवाज शरीफ को पड़ता है। इस दफा इलेक्शन में भी जो नारा था हमारा कि पाकिस्तान को नवाज दो, जाहिर है जब मियां साहब पीछे हटे कि वो वजीर आजम नहीं बनना चाह रहे, तो उससे उनके वोटर्स वोटर्स में एक मायूसी तो फैली है। लेकिन मैं समझता हूं कि अगर मियां साहब देखें, उम्र की कोई ऐसी बात नहीं होती। यहाँ आपके वो जो क्या मलेशिया के वजीर आजम थे, वो 90s एज थी उनकी, वो काफी उम्र के हो गए थे। लेकिन असल चीज ये है कि अल्लाह ताला उन्हें सेहत और तंदुरुस्ती में रखे। मैं समझता हूं कि नवाज शरीफ जो है उनका पाकिस्तान के लिए उनका जो दम है वो गनीमत है। ठीक ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया। और वो सेनेटर आसिफ किरमानी साहब हुकूमत साजी के मामले पे मुस्लिम लीग नून का मौकिफ पेश कर रहे थे। इसी मैटर के हवाले से डिस्कशन आगे बढ़ाएंगे। जो सेकंड स्टेक होल्डर है गवर्नमेंट फॉर्मेशन में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से सीनियर मरकजी सरकर्दा रहनुमा सेंटर हैं निसार खोड़ो साहब मेरे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम निसार खोड़ो साहब। जी वालेकुम सलाम। खोड़ो साहब, ये पीपल्स पार्टी के लिए बड़ी एम्बैरेसमेंट नहीं हो गई कि बिलावल भुट्टो कहते हैं कि हम हुकूमत का हिस्सा नहीं बनेंगे और वाशगाफ अंदाज में कहते हैं, फिर उसके चंद दिन बाद कहां से प्रेशर आता है, कहां से कहा जाता है, कहां से करवाया जाता है या कहलवाया जाता है, और पीपल्स पार्टी हुकूमत का हिस्सा बनने पर राजी हो जाती है। तो फैसला कौन कर रहा है आपकी पार्टी के अंदर, या पार्टी से बाहर कहीं फैसले हो रहे हैं? देखिए आपको क्या मसला है, हम चाहते हैं कि असेंबली हो, हम चाहते हैं कि जमहूरियत राइज हो, हम चाहते हैं कि पाकिस्तान में स्टेबिलिटी आए। ठीक है जी। अब स्टेबिलिटी आने के लिए दो पार्टियां, तीन पार्टियों का इकट्ठे मिलना ही जरूरी था। अकेले तौर पर तो कोई पार्टी बन नहीं सकती थी। इसलिए हमने कहा कि जी हाँ, हम मुस्लिम लीग की सपोर्ट करेंगे क्योंकि बड़ा ग्रुप है, हमसे बड़ा ग्रुप है। हम प्राइम मिनिस्टर की दौड़ से निकल गए क्योंकि हम इतने छोटे उनके करीब नहीं थे। अब उसके बाद हमने कहा कि जी हम हुकूमत का हिस्सा नहीं, लेकिन असेंबली में उनका हिस्सा बनेंगे। अब अगर बातें आगे चली हैं, जो हमने कमेटियां बनाई और नेगोशिएशन पता नहीं किस तरह से जो भी हुआ है, उसमें मुझे नहीं मालूम क्या फैसला हुआ है। आप ज्यादा बेहतर जानती हैं, मुझे उसका इल्म है नहीं, इसलिए मैं कमेंट कुछ कर नहीं पाऊंगा। लेकिन सवाल तो यही है ना कि जब बिलावल भुट्टो ने कह दिया कि हम हुकूमत का हिस्सा नहीं बनेंगे, तो फिर बिलावल भुट्टो से बाला फैसला किसने किया कि नहीं पीपल्स पार्टी हुकूमत का हिस्सा बनेगी? किसने किया? बाहर से किया या अंदर से किया? क्या पीपल्स पार्टी ऐसा फैसला हुआ है? मैडम 2 मिनट। अभी कोई अच्छा, फैसला आप कह रहे हैं कि अभी तक फैसला नहीं हुआ कि पीपल्स पार्टी हुकूमत का हिस्सा मालूम है, इसलिए मैं क्यों कमेंट करूं? जो मुझे मालूम होगा तो मैं कमेंट करूंगा ना, मुझे अगर नहीं अच्छा, और मालूम अगर तो पीपल्स पार्टी सर दो सूरतें होती है ना कि या तो बिलावल भुट्टो का फैसला कायम रहे, पीपल्स पार्टी हुकूमत का हिस्सा ना बने, या फिर पीपल्स पार्टी हुकूमत का हिस्सा बन जाए। अगर दूसरी सूरत होती है तो वो किसका फैसला होगा? अंदर से होगा पीपल्स पार्टी की या बाहर से करवाया गया होगा? सुनना क्यों नहीं चाहती? बिलावल साहब पीपल्स पार्टी के चेयरमैन हैं, उन्होंने कमेटी बनाई कि पीएमएलएन के साथ बैठना पड़ेगा, तो कैसे बैठना पड़ेगा। ठीक है जी। अब ये जब हमने कहा कि हमें कैबिनेट में हिस्सा नहीं चाहिए, तो बयानात तो उनकी तरफ से आने लगे कि ये क्या बात है कि जी आप कैबिनेट में नहीं होंगे, आप प्लीज कैबिनेट में आए, आप रिस्पॉन्सिबिलिटी शेयर करें, आप रिस्पॉन्सिबिलिटी शेयर करें। अब मुझे नहीं मालूम कि उन चीजों का फाइनल नतीजा क्या निकला है। फैसला हम खुद ही करते हैं। तो पार्टी कब्जा है, ये इसमें प्लीज कोई काबीना में आए, ये आपसे नून लीग ने कहा या किसी और ने कहा कि प्लीज काबीना में आए? उन्होंने कहा, तो अखबार में तो मैंने यही पढ़ा था। नहीं सर, आप अखबारों की खबरें तो ना बताएं ना, आप सीनियर रहनुमा पीपल्स पार्टी के, आप पार्टी की खबर बताएं ना। अखबार तो हम भी पढ़ते हैं सर। अखबार आप भी पढ़ती हैं, मैं भी पढ़ता हूं, और मैं अखबारों को वेट देता हूं। मैं सोशल मीडिया पे शायद इतना ना जाऊं, लेकिन मैं अखबारों को वेट देता हूं। वो पब्लिक स्टेटमेंट होती है, उसकी कोई ना कोई अहमियत होती है। अगर उसमें आया कि मुस्लिम लीग ने ऐसी कोई बात कही थी कि जी ये अच्छा तरीका आपकी तवक्को क्या है कि इसी हफ्ते में हुकूमत साजी मुकम्मल हो जाएगी? मैं समझता हूँ हुकूमत मुकम्मल हो जाएगी, असेंबलियां बहाल हो जाएंगी, जमहूरियत फिर से चल पड़ेगी। जमहूरियत हमेशा यहाँ कमजोर रही है, कल भी हो सकता है कमजोर ही हो, लेकिन जैसे हमने पहले उस ईजान वाली सूरत का लो फेस किया
इस तरफ ही कोई हिजान होगा तो हम उसको फेस करने की ताकत रखते हैं। और मैं समझता हूँ निसार खोड़ा साहब, जमहूरियत में अगर पीपल्स पार्टी हुकूमत का हिस्सा बन जाती है तो आपको दोबारा मैं अपने प्रोग्राम में फिर जहमत दूंगी, यही सवालात फिर आपसे करूंगी। आज के लिए वक्त देने का बहुत बहुत शुक्रिया। एक ब्रेक का वक्त हुआ जी, प्रोग्राम में ब्रेक लेते हैं, उसके बाद आज की मजीद अहम खबरों के हवाले से कुछ अहम सवालात के जवाब लेने की कोशिश करते हैं। स्टे विद अस जी, वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। जिस तरह से हमने बात की ब्रेक पर जाने से पहले, जो गुफ्तगू हो रही थी नून लीग और पीपल्स पार्टी से कि इलेक्शन हुए कई दिन बीत गए, एक हफ्ते से ऊपर हो गया, लेकिन अभी तक जो हुकूमत साजी है उसी का मरहला मुकम्मल नहीं हो रहा। हुकूमत किसने बनानी है, दावेदार सभी हैं, नून लीग भी है, पीपल्स पार्टी भी है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी इसका दावा कर रही है। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अगर बात की जाए तो लगता है कि कंफ्यूजन का शिकार है। कभी वो दावा करते हैं कि हमारी 180 सीटें हैं, हम हुकूमत बनाएंगे, फिर वो कहते हैं कि नहीं, हम मजलिस वहदत मुस्लिमीन के साथ इत्तेहाद करेंगे, फिर वो इत्तेहाद तोड़ के दीगर जमातों के साथ जम होने उनके इत्तेहाद की तरफ देखते हैं, फिर कहते हैं हम अपोजिशन में बैठेंगे। और अब एक बार फिर एक यू टर्न लेते हुए ये मुतालबा और ये क्लेम किया गया है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हुकूमत साजी की पोजीशन में आ चुकी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर चल क्या रहा है, फैसला साजी में क्या कोई कंफ्यूजन है, इसी हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की स्ट्रेटजी के हवाले से बात करेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं इस जमात के सीनियर मरकजी सरकर्दा रहनुमा, बड़े जबरदस्त सियासतदान भी हैं और उससे बेहतरीन कानूनदान हैं, जनाब हामिद खान साहब। अस्सलाम वालेकुम हामिद खान साहब। बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए वक्त निकालने पे। हामिद खान साहब, क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने हतमी फैसला कर लिया है कि वो हुकूमत करेगी, हुकूमत बनाएगी सेंटर में, या अपोजिशन में बैठेगी? देखिए, उनका मतलब ये नहीं है कभी बनेगी। सवाल ये है कि जो सीटें उनसे चुराई गई हैं और उन सीटों को वापस लाने के बाद ही ये मुमकिन है कि हमारी मेजॉरिटी बन जाए। उनका मतलब कहने का यही है कि हमारे इतनी सीटें हमसे ले ली गई हैं, चुरा ली गई हैं कि अगर वो सीटें वापस हो जाएं तो फिर उस सूरत में तो मरकज में भी हुकूमत बनती है और पंजाब में भी हुकूमत बनती है। लेकिन हामिद खान साहब, इस वक्त तक तो नंबर्स मौजूद नहीं है, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सोच क्या है या आपकी स्ट्रेटजी क्या है? कि वेट एंड सी है कि जब तक ट्रिब्यूनल से, ईसीपी से, अदालतों से फैसले ना आ जाएं, उसमें चंद हफ्ते भी लग सकते हैं, चंद महीने भी लग सकते हैं, हुकूमत साजी को डिले तो नहीं किया जा सकता। तो अगर इन द मीन टाइम हुकूमत बन जाती है एंड लेट्स से हाइपोथेटिकली स्पीकिंग कि चंद महीनों के बाद आपके मुताबिक आपकी सीटें विफाक में उतनी वापस आ जाती हैं, तो क्या आप इस हुकूमत को चलता करेंगे जो अभी फॉर्मेशन हो रही है? देखिए, ये मामला तो जो है ये मुबहम से है, क्योंकि ज्यादती ये हुई है कि अगर हुकूमत बनाई जाती है, जो मौजूदा जो लोग कह रहे हैं कि हम हुकूमत बना रहे हैं, तो उनके पास मैंडेट नहीं है, वो तो चोरी किया हुआ मैंडेट है। अगर वो कहते हैं कि हमारे पास मेजॉरिटी है, उनके पास बेशतर सीटें तो वो हार गए हैं पंजाब में, नेशनल की भी और प्रोविंशियल की भी। अब वो तो बाद में सारा अकाउंट बदल के और उसके फॉर्म 47 बदल के और सब कुछ करके उन्होंने तो ये कह दिया कि फलां फलां हजरात जो है बुरी तरह हारे हुए वो जीत गए हैं। अब देखिए ना, इससे मुल्क के अंदर एक अजीब किस्म का इंतशार फैलाने की कोशिश है। ये चाहिए कि ये पहले ये सिर्फ और ये रिकाउंट हो और फॉर्म 45 के मुताबिक जिस तरह भी मुनासिब न्यूट्रल बॉडी, यानी ये इलेक्शन कमीशन तो बिल्कुल ही नाकाम हुआ है। इसने तो इलेक्शन जो है उसको हर तरह से सबोटाज कर दिया है। हाँ, किसी ऐसी बॉडी से ये बात हो कि वो रिकाउंट करा के और ये डिटरमिन करे कि कितनी नेशनल असेंबली की सीटें और कितनी सूबाई असेंबली की सीटें इसकी पीटीआई की चुराई गई हैं, फिर ही मामला आएगा कि हाँ हुकूमत किसकी बनती है, किसके पास मेजॉरिटी है। इस वक्त तो एक ऐसी मुफ्त सी सूरत हाल है जिसमें कि मुल्क को मुब्तला किया गया, लेकिन इसके पीछे असल वजह यह है कि अवाम का दिया हुआ मैंडेट, कौम का दिया हुआ मैंडेट असल में वो चोरी हुआ है। हामिद खान साहब, एक और मामला भी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्लेम करती है कि उसकी 180 सीटें जो है वो टोटल बनती हैं, लेकिन अब तक जो मेरे पास फिगर्स आई हैं, जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जिन दरखास्तों की जो एक लिस्ट जारी की है जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से आई हैं, कुल कौमी असम्बली की सीटें 22 उनकी दरखास्तें गई हैं, कंप्लेंट्स जो कि दायर की गई हैं इलेक्शन कमीशन में पीटीआई की तरफ से, सिर्फ 22 हैं, जिनमें से 10 का ताल्लुक कौमी असम्बली की वो सीटें हैं जो कि खैबर पख्तूनख्वा से हैं
और पंजाब से सिर्फ 7 कौमी असेंबली के हलकों की दरखास्तें इलेक्शन कमीशन में दायर की गई हैं। तो ये नंबर तो आपके 180 के पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के 180 के टैली को मैच नहीं करता और ये सिर्फ 22 इस वक़्त दरखास्तें हैं इलेक्शन कमीशन के सामने धांधली की कौमी असेंबली की सीटों पे, जिनमें से पंजाब में सिर्फ मैं 7 हैं। इलेक्शन कमीशन को किसी तौर भी क्रेडिबल नहीं समझता। इलेक्शन कमीशन का जो कंडक्ट रहा है इस दौर में वो इंतहाई अफसोसनाक रहा है। इसलिए वो जो फिगर प्रोवाइड करेंगे मैं तो उन पर एतबार ही नहीं करता, किसी को भी एतबार नहीं है। इसीलिए वहां पर आप कह रहे हैं कि आपकी दरखास्तों की तादाद ज्यादा है इलेक्शन कमीशन में, इलेक्शन कमीशन कम दिखा रहा है? नहीं, ये जिस दिन हमें कोई ऐसा कमीशन होगा जो कि न्यूट्रल होगा, उन लोगों मुश्तमिल होगा जो कि किसी के दबाव में आकर अपने रिजल्ट नहीं बदलने वाले होंगे, तब आपके सामने सही सूरत हाल आएगी। इस वक्त इस इलेक्शन कमीशन पर कौन भरोसा कर सकता है? जो जीते हुए को हरवाते हैं, हारे हुए को जिताते हैं। ये तो इलेक्शन कमीशन इस काबिल ही नहीं कि इस पर कोई भरोसा किया जाए। लेकिन इस वक़्त तक हामिद खान साहब तो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ विफाक में हुकूमत बनाने की पोजीशन में नहीं है ना, नंबर गेम तो नहीं है आपके हाथ में। तो इस वक़्त तो नहीं आप इमीडिएटली बना सकते। देखिए, ये क्योस इसने किसी ने भी लाया है। आप मेरे ख्याल में ये बड़ा वाज़ेह सूरत हाल है कि ये एक मुल्क के अंदर क्योस या फैलाया गया है और उसमें जो है वो सीटें चोरी हुई हैं और जो कुछ भी हुआ है अवाम का मैंडेट जो है उसको सबटाज, ये सारी चीजों को दुरुस्त करने की जरूरत है कि मुल्क के अंदर कोई स्टेबिलिटी की सूरत हाल पैदा हो। लेकिन उसमें आप ये तो नहीं कर सकते कि एक हुकूमत बना दें उन लोगों की जो कि सारी कौम जानती है कि बेशतर हारे हुए लोग हैं, ये अपने अपने इलेक्शन हार चुके हैं और उसके बाद गलत गिनती की बुनियाद पर इनको मुंतखब करार दे दिया गया है। तो ये अजीब से एक अफसोसनाक सूरत हाल है। दूसरी तरफ ये कहा जाता है कि फिलहाल चलने दो जो भी हो गया है। तो क्या हम इस किस्म के को परपेचुएट कर सकते हैं, मुस्तकिल कर सकते हैं? ये भी सोचने की बात है। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट में हामिद खान साहब वो एक दरखास्त गई ब्रिगेडियर अली खान साहब की, ब्रिगेडियर रिटायर्ड अली खान की, लेकिन वो खुद भाग गए उस दरखास्त से। लेकिन सुप्रीम कोर्ट पीछे पड़ गई है। वो कह रही है कि हम इस दरखास्त को जरूर टेकअप करेंगे और अब परसों उसकी समाअत है कि इलेक्शन को नल एंड वॉइड किया जाए। ये दरखास्त गुजार की दरखास्त थी और धांधली के इल्जामात के हवाले से। इस मामले को आप कहाँ जाते हुए देख रहे हैं? और आप समझते हैं कि एक तरफ जहां हुकूमत साजी का मामला मुल्क में दरपेश है, वहीं पे सुप्रीम कोर्ट में इलेक्शन को नल एंड वॉइड करार देने की दरखास्त टेकअप हो जाए, तो क्या अदम इस्तेहकाम की फजा में या उसके परसेप्शन में इजाफा नहीं होगा? सुप्रीम कोर्ट को टेकअप करनी चाहिए या इस मामले को फिलहाल छोड़ देना चाहिए? मेरे नजदीक इलेक्शन को कैंसिल करना तो एक बहुत बड़ी ज्यादती होगी। जो कोई भी इस किस्म की दरखास्तें दे रहे हैं, पता नहीं किनके इमाम पर दे रहे हैं, मैं कुछ नहीं कह सकता, लेकिन बज़ाहिर इसके पीछे जो भी सोच है कोई सेहतमंदा सोच नहीं है। बात तो ये कंस्ट्रक्टिव सोचने की कि इस मुल्क में जो क्यास पैदा हुआ है वो 9 तारीख को पैदा किया गया है, जब 8 तारीख को गिनती चल रही थी और वाज़ेह सूरत हाल आ रही थी। उसके बाद जो हुआ उसको करेक्ट करने की जरूरत है, ये नहीं कि उसको कैंसिल कर दिया जाए। तो इसकी तरफ सारा ध्यान होना चाहिए। ठीक है। अच्छा हामिद खान साहब, एक आखिरी क्वेश्चन कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का बड़ा ज़बरदस्त एक बयानिया है धांधली के हवाले से, इलेक्शन में धांधली के खिलाफ। लेकिन कल हमने एक वीडियो देखी जो कि जाली वीडियो थी, बैलेट पेपर की प्रिंटिंग के हवाले से, NA-15 माहसेरा नवाज शरीफ के हवाले से। वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने उसको बड़ा प्रोपेगेट भी किया, बाद में साबित हुआ कि ये जाली वीडियो है। तो इस किस्म के वीडियोज़, इस किस्म के काम, इस किस्म के मुझे अगर आप ये लफ्ज़ इस्तेमाल करने की इजाज़त दें कि इस किस्म के हथकंडे कि आप नहीं समझते कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो अपना एक ज़बरदस्त बयानिया है धांधली का, उसको ही नुकसान पहुँचा रहा है? मैं कुछ कह नहीं सकता। इस किस्म की चीजें अभी सोशल मीडिया पर आती हैं, इसमें कौन पीछे मुलव्विस होता है, कौन पीछे उसको, ये मैं कुछ कह नहीं सकता। मेरे नजदीक मामला बड़े वाज़ेह होते हैं लेकिन उनको उलझा दिया जाता है और ये हर रोज उलझनें बढ़ रही हैं। इनको किसी तरह से रिजॉल्व करने की जरूरत है और जो मामला सीधा साधा है कि इसमें प्रॉपर जुडिशियल इंक्वायरी होके इसका फैसला जल्द से जल्द करके और मामले को हल किया जाए।
क्योंकि दूसरी तरफ से जो कोशिश हो रही है जो इस मामले को खराब करने में, कि उनकी कोशिश है कि जैसी भी जाती है रिजल्ट है उनको जल्दी से फाइनल किया जाए, नोटिफाई किया जाए, उसकी बुनियाद पर हुकूमत बना दी जाए, और जिन लोगों से की हक तलफी हुई है, जिनका ठीक है हामिद खान साहब, आपकी आवाज भी ब्रेक डाउन हो रही है, शायद कोई सिग्नल्स का इशू है, बट बहुत बहुत शुक्रिया जनाब हामिद खान साहब प्रोग्राम में आज बात करने के लिए। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद ये इलेक्शन के ही मामलात कहा जा रहा है इस वक्त पाकिस्तान में एक तंजिया तौर पे या मज़ाहिया अंदाज में कि या तो इलेक्शन हो नहीं रहे थे, और अगर हो गए हैं तो इलेक्शन खत्म नहीं हो पा रहे। इलेक्शन आखिर खत्म क्यों नहीं हो पा रहे, नताइज के हवाले से मामला या कजिया हल हो क्यों नहीं पा रहा, इसके हवाले से मजीद सवालात करेंगे आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। स्टे विद अस। जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। इलेक्शन के बाद 10 दिन होने को आए हैं, लेकिन अभी तक ना तो इलेक्शन के हवाले से जो बेयकीनी की फजा है वो खत्म होने में आ रही है, इलेक्शन के नताइज कोई भी तस्लीम करने को तैयार नहीं है, मामलात बड़ी सुस्त रफ्तारी के साथ आगे बढ़ रहे हैं। जिन्होंने नताइज को चैलेंज कर रखा है वो इलेक्शन कमीशन की कारकर्दगी से मुतमईन नहीं है, इलेक्शन कमीशन पर एतमाद नहीं है, अदालतों में मामलात फिलहाल घसीटते चले जा रहे हैं, ताखीर का शिकार हो रहे हैं, और साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट में एक दरखास्त भी चली गई थी जिसकी आज हियरिंग भी थी, लेकिन वहां से दरखास्त गुजार खुद ही फरार हो गए, भाग गए। वो दरखास्त उनकी थी कि इलेक्शन को कलअदम करार दिया जाए क्योंकि इस इलेक्शन में धांधली हुई है। क्या इलेक्शन 2024 में धांधली हुई है या ये एक साफ शफाफ इलेक्शन थे, या इनको दरमियानी हद तक भी साफ शफाफ कहा जा सकता है? और इस किस्म की दरखास्तें जिनमें ये प्ली ली गई हो कि इलेक्शंस को नल एंड वॉइड करार दे दिया जाए, क्या इनको टेकअप होना चाहिए? क्योंकि फिर इसका इम्पैक्ट होता है एक प्रोसेस पे जो कि इलेक्शन के बाद गवर्नमेंट फॉर्मेशन का होता है। सो इसी मामले पे जवाब देंगे। मेरे साथ मौजूद हैं मुल्क के सीनियर कानूनदान और पाकिस्तान बार काउंसिल की एग्जीक्यूटिव कमेटी के हेड भी हैं, चेयरमैन भी हैं, सरबराह हैं उनके, हसन रजा पाशा साहब। अस्सलाम वालेकुम हसन रजा पाशा साहब। जी वालेकुम सलाम। बहुत शुक्रिया सर प्रोग्राम के लिए वक्त देने पे। इस वक्त एक अजीब घड़मस की सूरत हाल है पाकिस्तान के अंदर। इलेक्शंस हो गए हैं, लेकिन इलेक्शन से पहले जितनी बेयकीनी थी, जितनी तकसीम थी, लग रहा है कि इलेक्शन के बाद वो तकसीम, वो बेयकीनी बढ़ गई है। अदम इस्तेहकाम में मजीद इजाफा हो रहा है। कोई भी इलेक्शन के रिजल्ट्स को तस्लीम करने पे तैयार नहीं है। सब लोग अदालतों की तरफ भाग रहे हैं, इलेक्शन कमीशन की तरफ भाग रहे हैं, अपना अपना जीत का दावा कर रहे हैं, अपनी अपनी हुकूमत बनाने का दावा कर रहे हैं। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट में चली जाती है पिटीशन के जी इलेक्शंस को नल एंड वॉइड करार दे दिया जाए। तो एक तरफ इस कदर बेयकीनी, इंतशार, अदम इस्तेहकाम की फजा, साथ ही क्या सुप्रीम कोर्ट में इस किस्म की पिटीशंस टेकअप होनी चाहिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं समझता हूँ कि बिल्कुल होनी चाहिए और इनको आखिरी हद तक जाना चाहिए, और यही वजह थी। इत्तफाक से आज जब पिटीशन लगी तो मैं कोर्ट में मौजूद था किसी और केस में, तो वो जो पिटीशनर थे वो नहीं आए, और चीफ जस्टिस साहब ने बरहमी का इजहार किया कि एक बंदे ने पिटीशन फाइल की है और इतनी बड़ी बात की है, हाइप क्रिएट की, मीडिया में आए और कंपनी की मशहूरी के लिए वो आए, और अब वो कह रहे हैं जी कि मैं वापस लेता हूँ, वो अदालत में पेश हों, बताएं वे क्या ये देखना है कि क्या उन्होंने पिटीशन फाइल की है। अगर की है तो ये वापस खुद ले रहे हैं, चैलेंज कर रहे हैं, ये वाकई। और मैं समझता हूँ कि अगर वो आ जाते, उनको सुनते, तो उसका जो रिजल्ट था वो अदरवाइज आना था। ये कबूलियत नहीं होनी थी। कल इलेक्शन हुए हैं, आज 11 दिन हुए हैं, और इलेक्शन के फौरन बाद ऐसी पिटीशन एंटरटेन करके इलेक्शन को अनडू करना कोई ये ज़हन तस्लीम करने को तैयार नहीं है। लेकिन कम अज कम वो चेहरे बेनकाब होने चाहिए। वो चेहरे जरूर बेनकाब होने चाहिए। इस किस्म की पिटीशन लाते हैं और मुल्क में कैफियत पैदा। अच्छा हसन पाशा साहब, आपका स्काइप कनेक्शन जो है वो जरा फ्रीज हो रहा है। सो हसन पाशा साहब को जरा दोबारा मिला लीजिए या उनको कॉल पे ले लीजिए। हुकूमत अगर फॉर्मेशन हो भी जाती है तो उसके नतीजे में क्या होगा?
अगर नून लीग और पीपल्स पार्टी की हुकूमत बनती है तो क्या वो इस्तेहकाम ला सकती है? क्या उस हुकूमत को ऑपोजिशन तस्लीम करेगी? मुल्क का एक बड़ा हल्का तस्लीम करेगा कि नहीं करेगा? ये बहुत बड़े चैलेंजेस हैं और अभी तक मुस्लिम लीग नून के अंदर मुस्लिम नून के अंदर भी एक कन्फ्यूजन की फ़ज़ा है। जो नवाज़ शरीफ की लॉबी है वो नहीं चाहती कि शहबाज शरीफ वज़ीर-ए-आज़म बने। शहबाज शरीफ की जो लॉबी है, उनका जो ग्रुप है वो हर सूरत हुकूमत बनाना चाहता है। वो एक बार फिर रियासत बचाना चाहता है और सियासत कुर्बान करना चाहता है, जबकि जो नून लीग का ग्रुप है वो रियासत के साथ-साथ अपनी सियासत भी बचाना चाहता है। वो नवाज़ शरीफ को वज़ीर-ए-आज़म बनवाना चाहता है। तो ये बेयकीनी ज़ाहिर है अवाम इसका खमियाज़ा भुगतेंगे, इसकी जो अल्टीमेट कॉस्ट है अवाम उसका खमियाज़ा भुगतेगी। मईशत की एक बेयकीनी की सूरत-ए-हाल है। हसन पाशा साहब आ चुके हैं वापस हमारे साथ। हसन पाशा साहब आपको आवाज़ आ रही है? जी, आवाज़ आ रही है। जी, आप जवाब अपना मुकम्मल कीजिएगा, फिर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पुट अप करती हूँ आपसे। मैं ये अर्ज़ कर रहा था कि जो पिटिशनर थे ब्रिगेडियर अली साहब जो वो ना जी। आए, अगर वो आ जाते तो ज़्यादा बेहतर था और इसीलिए आज बेंच ने उनको थ्रू पुलिस तलब कर लिया कि 21 तारीख को वो आएँ और बताएँ कि आपने ये कैसे पिटीशन फाइल की, आपने कंपनी की मशहूरी के लिए तो केस कर दिया, अखबारात में मीडिया की ज़ीनत तो बना, लेकिन अब आप वापस लेना चाहते हैं तो ये थ्रैश आउट होना चाहिए और मेरा ख्याल है कि ऐसे लोग बेनकाब ज़रूर होने चाहिए जो कि बेयकीनी की फ़ज़ा पैदा कर रहे हैं इस मुल्क में। अभी 11 दिन हुए हैं इलेक्शन को और उन्होंने पिटीशन फाइल कर दी है कि ये इलेक्शन डिक्लेयर किया जाए कि ये गलत हुआ है और इसको ख़त्म किया जाए, सेट असाइड किया जाए। तो मैं समझता हूँ कि ऐसी पिटीशंस को वाक़ई एंटरटेन नहीं करना चाहिए और अगर एंटरटेन की गई हैं तो मंतकी अंजाम तक ज़रूर पहुँचाना चाहिए। लेकिन मामला ये है कि कमिश्नर रावलपिंडी ने कुछ इल्ज़ामात लगाए। उन इल्ज़ामात की ज़द में वो ना सिर्फ चीफ इलेक्शन कमिश्नर को ले आए बल्कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को ले आए। जिसके बाद पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने मुतालबा किया कि जी चीफ जस्टिस साहब तो ना सुने इस मामले को क्योंकि उनकी ज़ात के ऊपर खुद इल्ज़ाम है कमिश्नर रावलपिंडी की तरफ से कि चीफ जस्टिस धांधली में मुलव्वस हैं। तो इस मामले को किस तरह से आप देखते हैं जो कमिश्नर रावलपिंडी ने चीफ जस्टिस पर एक बहुत बड़ा, बहुत संगीन इल्ज़ाम लगा दिया? अगर कमिश्नर साहब जनाब चीफ जस्टिस साहब का नाम ना लेते और उन पे इल्ज़ाम ना लगाते तो फिर बात और थी। क्योंकि हमें पता है, हम इन चीफ जस्टिस साहब को जानते हैं, बीइंग रिप्रेजेंटेटिव कैपेसिटी हम कई दफ़ा गए हैं। अगर किसी हाई कोर्ट से मुतल्लिका काम हुआ तो उन्होंने स्ट्रेट अवे रिफ्यूज़ कर दिया कि मैं हाई कोर्ट के एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस में या उसके प्रोसीजर में इंटरफेरेंस कभी भी उन्होंने नहीं कहा। व्हाट टू टॉक अबाउट इलेक्शन कमीशन और आरओज कि वो धांधली के लिए क्या कोई इंस्ट्रक्शंस देंगे और उन्होंने बिल्कुल ठीक कहा है कि कोई प्रूफ है तो वो सामने लेकर आए, बताया जाए कि चीफ जस्टिस का कहाँ किरदार है। और मैं ठीक है, बहुत-बहुत शुक्रिया। जाती बहुत-बहुत शुक्रिया हसन रज़ा पाशा साहब, सॉरी इंटरजेक्ट करने के लिए बट प्रोग्राम का टाइम खत्म हो चुका है। ये था आज का प्रोग्राम। आई सी यू इंशाल्लाह टुमारो एट 8 o'clock ऑन GTV। अल्लाह हाफ़िज़।